हेलो। इस वीडियो में हम 22 और 23 अगस्त के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। तो पहला आर्टिकल है वो इंडिया की एजुकेशन जो प्रोग्रेस है उसके रिगार्डिंग है। तो उसमें बताया जा रहा है कि हमें इंडिया की जो प्रोग्रेस है इन एजुकेशन उसके लिए इक्विटी, इंक्लूजन, एक्सेसिबिलिटी और क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल IPMDA के रिगार्डिंग है, यानी इंडो पैसिफिक मैरीटाइम फॉर पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। तो इसमें बोला जा रहा है कि हमें इंडो पैसिफिक में जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल में उसमें एक रिसेंटली ट्रंप ने बोला है कि यूएस को इंडिया के इलेक्शन सिस्टम से सीखना चाहिए और उन्हें इसके लिए सेव अमेरिका एक्ट लाने की ज़रूरत है। तो इसके रिगार्डिंग एक एनालिसिस है। और लास्ट आर्टिकल में हम बात करेंगे, यूएस ने रिसेंटली एक्यूज़ किया है कि इंडिया ने फ्रेड ट्रेड प्रैक्टिसेस को वॉयलेट किया है। साथ ही उन्होंने कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए हैं द ग्रेट शिपमेंट स्कैम में। तो ये जो स्कैम है वो इंडिया के लिए क्या मतलब इसका है और इंडिया को ये कैसे इम्पेक्ट कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग एनालिसिस है। हेलो, तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला आर्टिकल है वो रिसेंट में एक UDISE यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 रिपोर्ट आई है। तो इस रिपोर्ट में लगभग 15 लाख जो स्कूल्स हैं उनको कवर किया गया है, लगभग 24 करोड़ स्टूडेंट और 1 करोड़ टीचर, इतनी कवरेज किया गया है। इसके रिगार्डिंग डेटा सेट प्रेजेंट किया गया है। और इसमें ओवरऑल जो ग्रोस एनरोलमेंट है, रिटेंशन है, ड्रॉप आउट रिडक्शन है, टीचर अवेलेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके रिगार्डिंग क्या इंडिया की प्रोग्रेस है उसको दिखाया गया है। साथ ही जो रीजनल और सोशल डिस्पैरिटीज़ है उसका भी इसमें मेंशन किया गया है। तो देखो, रिपोर्ट में कुछ इश्यूज हाईलाइट किए गए हैं। जैसे एक तो बताया गया है कि भाई रीजनल इम्बैलेंस देखा जा रहा है इन एनरोलमेंट, कि आंध्र प्रदेश में हाईएस्ट आधार सीडिंग है 99% के आसपास। ऐसे मेघालय में देखा जा रहा है कि जो नेशनल ड्रॉप आउट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर पुपिल टीचर इस रेशियो की बात करें तो उसका भी एक डिस्पैरिटी दिखती है। जहां हम अगर झारखंड जैसे स्टेट है वहाँ पे 43 के आसपास है, मतलब काफ़ी कम है। और जो सिक्किम है वहाँ पे 6 है, कि मतलब 6 स्टूडेंट पे एक टीचर है, और झारखंड में 43 स्टूडेंट्स पे एक टीचर है। तो जो झारखंड की हालत है वो ज़्यादा ख़राब है। ऐसे ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो देखा जाए वो भी प्राइमरी स्टेज पे तो मेघालय में काफ़ी अच्छा है, जबकि बिहार में लोवेस्ट है। ठीक है, तो वहाँ पे लगभग 24% ही है जो फाउंडेशनल GER। ऐसे हम देखेंगे भाई जेंडर पैरिटी इंडेक्स है, उसमें भी दिख रहा है कि जो गर्ल्स का एनरोलमेंट है या पार्टिसिपेशन है वो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में बॉयज से ज़्यादा है। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एक्सेस गैप है वो भी इसमें हाईलाइट किए गए हैं, कि जो रिमोट है, हिली और ट्राइबल एरिया है वहाँ पे एक तो जो डिस्टेंस टू स्कूल है वो बहुत ज़्यादा है। साथ ही जो टीचर्स का जो शॉर्टेज है वो भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक जो इशू है कि भाई टीचर्स की अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग वो बहुत बार देखा जा रहा है कि भाई शॉर्टेज है वो तो है ही, इसके अलावा नॉन टीचिंग ड्यूटीज़ में भी इनको इन्वॉल्व कर लिया जाता है, जैसे इलेक्शन, सेंसस वर्क। तो इसके रिगार्डिंग बहुत बार ये आवाज़ भी उठाई जा रही है कि भाई नॉन टीचिंग ड्यूटीज़ में जो टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट है उसको कम किया जाए। अब देखो, इसको एड्रेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक तो हमें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके साथ जो इंटरवेंशन है उनको अलाइन करने की ज़रूरत है, ताकि जो इक्विटी, एक्सेस और क्वालिटी, इसको एज ए गोल रख के हमें कंप्लीट करना है। साथ ही हमें जो टारगेटेड इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, स्पेशली जो ऐसे रीजन्स जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल रिसोर्स या टीचर डिप्लॉयमेंट, इनके रिगार्डिंग एक डेप्रीवेशन देखा जा रहा है। इसके अलावा जो ऑब्वियस बात है, जो वल्नरेबल सेक्शंस है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, तो उनका सोशल इंक्लूजन करने की ज़रूरत है। जैसे स्पेशली जो SC ST हो गई, माइनॉरिटी हो गई, इकोनॉमिकली पुअर हाउस होल्ड है, तो उनको भी मैन फोल्ड या उनके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। डिसेबिलिटी फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको लाने की ज़रूरत है, ताकि जो डिसेबल्स हैं, PWD ये वाले बच्चे हैं, तो उनको भी एक इक्वल तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सके। ठीक है, तो इक्विटी को इंश्योर किया जा सके। साथ ही UDISE में क्या बोला गया है कि भाई जो रियल टाइम मॉनिटरिंग टूल्स हैं उनको यूज किया जाए, ताकि हम जो स्टेट वाइज PTR है, ऐसे ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो या ड्रॉप आउट ट्रेंड्स हैं, इनको एनालाइज कर सकें और एविडेंस बेस्ड कोर्स करेक्शन कर सकें। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि हमें एक बैलेंस्ड रीजनल सेंसिटिव अप्रोच की ज़रूरत है।
ताकि इससे हम इक्विटी, इंक्लूजन, एक्सेसिबिलिटी इन सब पे फोकस कर सकें। और साथ में जो एरिया वाइज हो गया, या जैसे रूरल अर्बन या स्टेट वाइज जो डिस्पैरिटीज़ हैं, उनको भी एड्रेस करने के लिए जो चीज़ एड्रेस करने के लिए सॉल्यूशंस हाईलाइट किए गए हैं, किसमें, UDISC जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें। नेक्स्ट है, हम देखेंगे कि जो इंडिया US रिलेशन है उसके रिगार्डिंग IPMDA जो इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, उसका क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इंडिया के रिसेंट देखा गया है कि इंडिया US रिलेशन में काफ़ी फ्रिक्शन देखा गया है कि वीज़ा के रिगार्डिंग, टैरिफ्स के रिगार्डिंग, रशियल ऑयल्स पे सैंक्शन के रिगार्डिंग भी बार बार जो USA है वो इंटरवेंशन करता रहता है। लेकिन अभी के ये देखा जा रहा है कि भाई इन सब के बावजूद भी जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है उसमें दोनों कंट्री साथ आ रहे हैं, और इंडो पैसिफिक में जो ट्रेड है उसको बढ़ाए जाने पे फोकस है। अब देखो, इंडो पैसिफिक में अगर हम वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की बात करें तो एनुअली लगभग $7 ट्रिलियन इतना ट्रेड एनुअली पास करता है। और बहुत सारे चौक पॉइंट्स हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया, हरमूज हो गया, बब अल मंदेब स्ट्रेट है, सुंडा स्ट्रेट है, लोम्बोक स्ट्रेट है। तो ये ऐसे चौक पॉइंट्स हैं जहाँ से ट्रेड पास करता है, तो मतलब कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो IPMDA ये क्या है, 2022 में लॉन्च किया गया था अंडर कोड। तो ये एक तरीके से इंडो पैसिफिक में लीडिंग मल्टीलेटरल मैकेनिज्म है, जिससे जो ट्रेड गैप्स हैं उनको फिल किया जा सकता है। अब देखो, हम देखते हैं कि भाई इंडो पैसिफिक में इशूज़ क्या है। एक तो सर्विलेंस डेफिसिट देखा जाता है कि जो वेसल्स हैं वो रूटीनली AIS ट्रांसपोंडर है, या जो सेंसर है जिससे पता चल सकता है कि ये सिर्फ यहाँ से पास कर रहा है, तो उसको डिसेबल कर लेते हैं। तो उससे एक तरीके से जो भी सैंक्शन है उससे बचा जा सकता है। कई बार जो इलीगल फिशिंग है या शिप टू शिप ट्रांसफ़र है, तो इनको सर्विलेंस के अंडर ना आए। तो वो है कि उसके रिगार्डिंग कोई फ्रेमवर्क नहीं है। साथ ही जो ग्रे जोन एक्टिविटी है, जहाँ पे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर मिलके कुछ कोएर्जिव तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, तो मोस्टली ये देखा जाता है कि साउथ चाइना सी और वेस्टर्न पैसिफिक में ऐसी एक्टिविटीज़ जो इलीगल एक्टिविटीज़ है वो देखी जाती हैं। इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंटेशन है इंडो पैसिफिक में, क्योंकि इंडो पैसिफिक को एक सिंगल नेशन मॉनिटर कर पाए ये बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में डेटा शेयरिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है। साथ में इंडिया का जो IFC IOR है, बिल्कुल ये इसी डायरेक्शन में एक कदम है, जहाँ पे कि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है इंडियन ओशियन रीजन, इसका जो हेड क्वार्टर है दो गुड़गांव में, और ये 2018 में एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसमें बिल्कुल इंडिया की जो सोवरेनिटी है उसके ऊपर फोकस है। साथ में जो हम इंडियन ओशियन रीजन में बाकी कंट्रीज़ हैं उनको भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और जो पॉसिबल सपोर्ट है वो टाइमली प्रोवाइड करते हैं। 2025 में इसी के रिगार्डिंग इंडिया ने सी विजन टेक्नोलॉजी वो US से परचेज की थी, अंडर जो क्वाड MDA कॉपरेशन है उसके तहत। और इसमें जो भी सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट ये सब इंक्लूड था। साथ ही अगर एक और अपन हम नए इनिशिएटिव की बात करें तो 2026 में इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलेंस कोलोब्रेशन ये लाया गया है। तो इसमें जो कमर्शियल सैटेलाइट मॉनिटरिंग है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। साथ ही जो रडार फ्यूज़न या पार्टनर नेशन सेंसर नेटवर्क्स, तो इनको भी इंटीग्रेट करके बेस्ट वे में यूटिलाइज किया जाएगा। देखो, और क्या कर सकते हैं, एक हमें ये जो क्वाड है उसको डीपन करने की ज़रूरत है, ताकि जो टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन है उसको बढ़ाया जा सके अंडर MDA। तो क्वाड में कौन कौन सी कंट्री आते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, US, ये 4 मेजर कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा हमें जो क्वाड है उसके पार्टिसिपेशन के अलावा जो ASEAN कंट्रीज़ हैं, पैसिफिक आइलैंड नेशंस है, या EU है, इनको भी इंक्लूड करना चाहिए, ताकि हम एक वाइडर रीजन और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क के साथ काम कर सकें। ऐसे ही हमें जो छोटे स्टेट्स हैं, या ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें कैपेसिटी कंस्ट्रेंट देखा जाता है, जैसे मालदीव्स, सिचेल्स, श्रीलंका, फिजी, तो इनके पास इंडिपेंडेंट सर्विलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। तो इनको भी हमें एक कैपेसिटी सपोर्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल जो इंडिया का IFC IOR है वो एक रीजनल हब नोड की तरह काम कर सकता है। उसको हम जो नए इनिशिएटिव है IPMDA और IPMSC, इनके साथ लेयरिंग कर सकते हैं, इनके साथ इंटीग्रेट करके ज़्यादा बढ़िया से यूटिलाइज कर सकते हैं।
तो हम बोल सकते हैं IPMDA क्या है। ये एक तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड सोवरेनिटी रेस्पेक्टिंग आर्किटेक्चर है, जिससे हम जो इंडो पैसिफिक सर्विलेंस है उसको एनहेंस करेंगे और जो ग्रे जोन थ्रेट्स हैं उनको काउंटर कर सकते हैं। साथ ही इससे हम जो वाइडर पार्टिसिपेशन है उसको भी इंश्योर कर सकते हैं कि भाई जो एशियन कंट्री है, पैसिफिक इंडो एशियन, जो इस इंडियन ओशियन के अराउंड लिटोरल स्टेट्स हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी सिंगल कंट्री यूनिलेटरली जो ट्रेड है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता और उसको सिक्योर नहीं बना सकता, तो ऐसे में कोऑपरेशन रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसमें बोला जा रहा है कि जो यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अभी करंटली ज्ञानेश कुमार हैं उनसे उनकी बात हुई, और उन्होंने बोला कि भाई यूएस में जो ज़्यादातर इलेक्शन है वो विदाउट फोटो आईडी कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, लेकिन इंडिया में लगभग 99% जो इंडिया के इलेक्टर्स हैं उनके पास एक वैलिड फ़ोटो आईडी होता है। तो इंडिया का जो इलेक्शन है वो विद फ़ोटो आईडी होता है। तो ऐसे में यूएस कांग्रेस से ट्रंप ने बोला है कि भाई हमें सेव एक्ट लाने की ज़रूरत है। सेव क्या है? सेफ गार्ड एक्शन वोटर एलिजिबिलिटी, जिसमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ सिटीजन वो रिक्वायर्ड होगा, साथ ही फ़ोटो आईडी रिक्वायर्ड होगा अगर किसी को वोटिंग करनी है तो। अब देखो ये तो कॉन्टेक्स्ट था, लेकिन जो यूएस के इलेक्शन सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम भी है क्या? तो यूएस में जो इलेक्शन होता है वो स्टेट सब्जेक्ट है, और वहाँ पर इंडिया में जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी बॉडी, एक इलेक्शन अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है, तो वैसी कोई अथॉरिटी यूएस में एग्जिस्ट नहीं करती है। साथ ही जो यूएस में इलेक्शन जो वोटर रजिस्ट्रेशन है वो भी क्या होता है? सेल्फ सर्टिफाइड होता है और इलेक्टर इनिशिएटेड होता है। तो इंडिया में जैसे जो भी वोटर रोल है उसको कौन तैयार करता है? ईसीआई करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब उसको बार बार रिव्यू भी करता रहता है, अपडेट भी करता रहता है। साथ ही अगर हम यूएस में देखें तो नेशनल वोटर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1993 है, और हावा है हेल्प अमेरिका वोटर एक्ट 2002 है। तो ये दोनों ऐसे एक्ट हैं जिनसे जो यूएस के अंदर वोटिंग मशीन फंडिंग के रिगार्डिंग या रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो रूल्स हैं वो इसके द्वारा गवर्न किए जाते हैं। तो वहाँ बिल्कुल ये वाला जो क्लेम है कि भाई सिटीजनशिप का जो प्रूफ है वो मैंडेटरी नहीं है, तो इसमें वैसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। साथ ही अगर हम कुछ स्टडीज़ की बात करें तो जो ट्रंप का क्लेम है कि नहीं वहाँ तो बहुत सारे जो नॉन सिटीजन वोटर हैं, तो इंडिपेंडेंट स्टडीज़ ने बोला है कि नहीं, बहुत ही ऐसा नंबर रेयर देखा गया है कि जो नॉन सिटीजन वोटिंग है या जो ऐसे लोग हैं जो एलिजिबल वोटर नहीं है, तो वो या तो एक्सीडेंटली वोट करते हैं या बहुत ही रेयर देखे जाते हैं। इसके अलावा हम देखें कि भाई इंडिया की बात करें तो इंडिया में बार बार जो इलेक्टोरल रोल है उसको प्योर अपडेट करने की रिगार्डिंग जो अटैम्प्ट्स हैं वो किए जा रहे हैं। रिसेंटली SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये एक्सरसाइज की गई थी जिसमें हम इलेक्टोरल रोल को प्योरीफाई करने के लिए जो डोर टू डोर फॉर्म भरा जा रहा था, उसके बाद क्रॉस चेक किए गए बहुत सारे, ठीक है। तो उसमें ये भी देखा गया कि अराउंड 7 करोड़ के आसपास जो नाम्स हैं उनको डिलीट कर दिया गया, जिसमें मोस्टली जैसे वेस्ट बंगाल से बहुत बड़ा नंबर सामने आया था जहां नाम डिलीट किए गए थे। तो इंडिया में जो एक रिवीजन और अपडेट का सिस्टम है, साथ ही एक कुछ रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ऐसा यूएस में कंपैरेटिवली कम देखा जाता है। तो उसी को जो डोनाल्ड ट्रंप ने इशू हाईलाइट किया है कि वहाँ के जो इलेक्टोरल वोटर रजिस्ट्रेशन है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में ऑथर बोल रहे हैं कि जो कंपैरेटिव इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है इसमें बिल्कुल एक इनहेरेंट डिफरेंस है कि इंडिया में सेंट्रलाइज्ड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इलेक्शन रेगुलेट करता है, वहीं पे यूएस में जो स्टेट रन इलेक्शंस हैं वहाँ स्टेट का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता है, या कोई ऐसी अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन स्टेट कंट्रोल करता है। तो इसी की वजह से दोनों कंट्रीज़ के जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें एक डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में बिल्कुल जो SIR की प्रैक्टिस है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, जो डिलीशन है उनका इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाया जाता है, साथ ही करेक्शन विंडो वगैरह प्रोवाइड की जाती है। और ओवरऑल हम यही बोल सकते हैं कि भाई जो फेडरल ये पूरा एपिसोड क्या दिखा रहा है कि भाई जो इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कैसे फेडरल स्ट्रक्चर है वो सेव करता है। इंडिया में जो ECI है वो एक तरीके से सेंट्रलाइज तरीके से
इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करता है, जबकि यूएस में डिसेंट्रलाइज तरीके से इलेक्शन इनिशिएटेड मॉडल है वो वर्क कर रहा है। तो ऐसे में अगर हमें कोई भी कंपैरिजन करना है तो वो इन स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के करना चाहिए, ना कि सिर्फ इस बेसिस पे कि अगर वोटर आईडी है कि नहीं, स्टैटिस्टिक है कि नहीं। तो डायरेक्ट जो कंपैरिजन है वो कई बार मीनिंगलेस हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल में हम बात करेंगे कि यूएस ने रिसेंटली कुछ एलिगेशन लगाए हैं रिगार्डिंग इंडिया। तो यूएस ने अभी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम। तो इसमें इंडिया के साथ साथ लगभग 40 अन्य कंट्रीज़ पे और रीजन्स पे उन्होंने क्लेम किया है कि ये जो कंट्रीज़ हैं वो चाइना की हेल्प कर रहे हैं ताकि वो यूएस टैरिफ इससे बच सकें। और हेल्प कैसे कर रहे हैं? रीराउट करके, मार्जिनली मॉडिफाई करके, या री एक्सपोर्टिंग चाइनीज़ गुड्स। तो अब ये सब क्या दिखा रहा है कि भाई चाइना के साथ एक तो यूएस का काफ़ी लंबे टाइम से क्या देखा जा रहा है, ट्रेड डेफिसिट देखा जा रहा है। साथ ही ट्रंप ने बहुत सारे टैरिफ लगाए थे चाइना के ऊपर, जैसे सेक्शन 301 के अंडर उन्होंने 7.5% से लेके 100% तक टैरिफ लगाए थे, स्पेशली जो ईवीज है, सेमीकंडक्टर और मेडिकल प्रोडक्ट्स पे। तो ये जो ओवरऑल टेंशन है वो दिखा रही है कि कैसे जो यूएस है वो ट्रेड डेफिसिट को कम करने के रिगार्डिंग कुछ अदर कंट्रीज़ को क्यों भी पनिश करना चाह रहा है, और उनको एक्यूज़ कर रहा है कि ओवरऑल उनकी वजह से जो चाइना है वो टैरिफ को सस्टेन कर पाया। अब ऐसे में जो रिपोर्ट आई है उसने क्लेम किया है कि लगभग $67 बिलियन इतने यूएस जो गुड्स हैं उनको रीराउट किया गया है फ्रॉम जो टॉप हब्स हैं, जैसे अक्रॉस मैक्सिको, इंडिया, वियतनाम। तो इनकी वजह से मतलब जो सीधा यूएस से जो गुड्स आने थे, अगर वो सीधा चाइना में इंपोर्ट करते, या चाइना से जो गुड्स हैं वो वापस यूएस में जाते, तो ऐसे में उनके ऊपर टैरिफ्स लगते। तो यूएस बोल रहा है कि इनको पहले मैक्सिको, इंडिया जैसे जो हब्स हैं वहाँ लाया गया और फिर वहाँ से रीराउट किया गया, तो उसकी वजह से जो टैरिफ है उसमें नुकसान हुआ, और यूएस को इससे लगभग $28 बिलियन इतना एस्टिमेटेड नुकसान हुआ है। तो ये ऐसा क्या है, यूएस का क्लेम है। स्पेसिफिकली अगर बात करें कि ये बोल रहे हैं कि इंडिया में जो पुणे, गुजरात, चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसको यूज़ किया गया है, और जो चाइनीज़ पंप्स हैं, कंप्रेसर हैं, उनको पहले यहाँ लाया गया और उसके बाद यूएस जो इंडस्ट्रियल चेन्स हैं उनमें पहुँचाया गया। अब हम देखेंगे कि क्या डेटा से ऐसा पॉसिबल था भी, कि अगर हम ओवरऑल डेटा देखें तो जो यूएस का इंपोर्ट है वो बाकी ऑल अदर कंट्रीज़ हैं उनसे बिल्कुल बड़ा है, 2.4 ट्रिलियन से 3.5 ट्रिलियन के आसपास हो गया है। और जो चाइना से जो इंपोर्ट है वो कम हुआ है कि $525 बिलियन से 2017 में अभी $327 बिलियन ही हो गया। तो वो ये डेटा बिल्कुल ये दिखा रहा है कि रीराउटिंग हुई है। ये मतलब कोई जेन्युइन डीकपलिंग नहीं दिख रही है कि भाई यहाँ से डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, कुछ हुआ है, कि चाइना से जो इंपोर्ट है वो कम हो रहा है, लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनसे जो इंपोर्ट है वो बढ़ गया है। एक्चुअली में ये डेटा ट्रिलियन में है, तो ये कितना हो गया, लगभग 2,500 ट्रिलियन से 3,500, 2,500 बिलियन से 3,500 बिलियन, मतलब $1,000 बिलियन बढ़ गया है। और जो चाइना से जो इम्पोर्ट्स हैं वो कितने कम हुए हैं, लगभग $200 बिलियन कम हुए हैं। अब देखो इंडिया ने, मतलब यूएस ने इंडिया के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे सैंक्शन लगा रखे हैं। जैसे जुलाई 2026 में क्या देखा गया था कि उन्होंने 12.5% टैरिफ लगाए थे। किस बेसिस पे? कि फोर्स लेबर कंप्लाइंस गैप है वो इंडिया में देखा जा रहा है, साथ ही इंपोर्ट लीगलिटी चेक है ये भी प्रॉपर नहीं है, तो इसकी वजह से 12.5% इंडिया के ऊपर टैक्स लगे थे। इसके अलावा जो रशियन ऑयल इंपोर्ट्स हैं उसको लेके 50% टैरिफ इंडिया फेस कर रहा है, जबकि जो एक ऑलरेडी सीनेट में बिल पेंडिंग है वहाँ 100% जो टैरिफ है उसकी और बात हो रही है। तो ऐसे में देखो इंडिया लगभग जो चाइना से फिनिश्ड और इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनके लिए बिल्कुल इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो डिपेंडेंट है, इंपोर्ट डिपेंडेंट है। और हमारा जो इंपोर्ट है स्पेसिफिकली जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का वो 3.5 से 13% तक बढ़ गया है अब 2015-16 से। तो वो दिखा रहा है कि अगर इंडिया के ऊपर एडिशनल टैरिफ लगा दिए जाते हैं रीराउटिंग के नाम पे, तो ये इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मतलब ओवरऑल जो इंडिया की मेक इन इंडिया स्ट्रेटजी है वो भी एक रिस्क में आ जाएगी।
तो ऐसे में देखो इंडिया के पास क्या वे फॉरवर्ड है कि एक तो हमें जो रूल ऑफ ओरिजिन वेरिफिकेशन है और कस्टम डॉक्यूमेंटेशन है, इनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ताकि जो ऐसे ट्रांसशिपमेंट के रिगार्डिंग जो एलिगेशंस लग रहे हैं उनको हम वेरीफाई कर सकें, उनको चेक कर सकें। साथ ही इंडिया को जो इंडस्ट्रियल इनपुट सोर्सिंग है उसको भी डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, जो और जो चाइना के ऊपर हमारी ओवर डिपेंडेंस है, स्पेसिफिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, केमिकल्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, इनको लेके तो उसको भी कम करने की ज़रूरत है। और जो इसके अलावा क्या करनी चाहिए भाई, यूएस के साथ भी हमें टॉक करना चाहिए। तो उनके साथ या तो हम बायलैटरल जो ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं, या जो डायलॉग्स हैं उनको आगे ले जा सकते हैं, ताकि जो ऐसी प्रीएम्प्ट ब्लैंकेट पिनल टैरिफ एक्शन है उनको उनसे बचा जा सके। और जो यूएस रिपोर्ट में पुणे गुजरात चेन्नई कॉरिडोर की बात करी गई है, तो इसका भी हमें एक इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाना चाहिए, ताकि जो क्लेम्स हैं, कंप्लाइंस हैं, उनको वेरीफाई किया जा सके। तो ओवरऑल जो ये जो ट्रांसशिपमेंट एलिगेशन है वो इंडिया के लिए एक नया ट्रेड फ्रिक्शन जनरेट कर रहे हैं, बिल्कुल नया फ्रंट खोल दिया है। ऑलरेडी हम जो रशिया ऑयल के रिगार्डिंग सैंक्शन है उससे जूझ रहे थे। तो ऐसे में हमें क्या, एक सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी है उसको पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। साथ ही जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है यूएस जैसे बड़े पार्टनर्स के साथ, वो भी इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को डिफाइन करने के लिए एसेंशियल होगा। तो आज के लिए डिस्कशन में इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।